नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे दूसरे सोशल साइट यानी कि इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। खासकर वो दर्शक जो हमें यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। अब सवाल भेजने का भी एक फॉर्मेट है। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से भाव से आपने लिया है, और खासकर आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को शामिल करते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल से हमारे साथ गौरंग शाह जी जुड़ चुके हैं। गौरंग जी, बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक फटाफट से मार्केट चेक ले लेते हैं। बाजार देखें तो ओवरऑल बाजार पूरा लाल निशान में नजर आ रहा है। निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मल्टी मंथ लो पर ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअली सारे ही इंडाइसेस। यहाँ पे अगर हम देखें, निफ्टी ने आज 4 मंथ लो का स्तर छुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप ने 3 मंथ लो का स्तर छुआ है। ऑटो इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स, मेटल इंडेक्स 5 मंथ लो पे, रियलिटी ने भी 5 मंथ लो पे, फार्मा भी 2 मंथ लो पे, और कई सारे स्टॉक्स है जो मल्टी मंथ लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार में तो बिकवाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। गौरंग जी, ज़रा आप बताइए, इतनी बिकवाली हो रही है, काफ़ी जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जैसे यूएस इलेक्शंस हो गया या फेड रेट हो गया, या ऑलमोस्ट हमें अर्निंग सेशन भी अब ख़त्म होने आए हैं। ट्रिगर्स फंडामेंटली क्या नज़र आ रहे हैं, किन वजह से स्टॉक में अभी मूवमेंट आ सकती है, कहीं पे कुछ भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? धन्यवाद अंश, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। कारण तो एक बड़ा हम सबको पता है, वो है जिस प्रकार से बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हो रही है। कल भी हुई थी, शायद आज भी होगी और आने वाले समय में भी होगी, क्योंकि साल के अंत तक पहुंच जाएंगे जहां पर नवंबर और दिसंबर, खास करके 15 दिसंबर के पश्चात छुट्टियां शुरू हो जाएंगी क्रिसमस की विदेशों में, और उनका साल का अंत होता है। तो उसको लेकर के भी शायद बिकवाली थोड़ी बहुत और हावी हो सकती है। करीबन 10% के आसपास का करेक्शन हमने बाजार में आते हुए दिखा है। जो सर्वोच्च स्तर हमने छुआ था सितंबर के महीने में 26,277 का, आज जो निचला स्तर हमने बनाया वो मेरे ख्याल से जून महीने का निचला स्तर हमने छुआ है इस साल का। इस प्रकार के करेक्शन के बाद विदेशी जो भी संकेत या खबरें थी वो तो कमूमन हमने पचा लिए, सिवाय जो बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हुई है। हमारे यहाँ पर एक तो महंगाई दर सर्वोच्च स्तर पर आई है, 6% के पार चली गई है, और दूसरा 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं फिलहाल, झारखंड और अगले हफ्ते महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से बाजार में थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि में उठापटक होने की संभावना है। चौथी तरफ अगर मैं देखने जाऊं तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे हम इंडिया विक्स कहते हैं, वो भी 14 के पार था, जो कि अनिवार्य नहीं है। 12 के आसपास आता है तो शायद ये वॉलेटिलिटी जो हम देख रहे हैं वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, और वो देखना अनिवार्य है। तो इस प्रकार की जो गतिविधि, हम खुले सकारात्मक रूप पे, लेकिन फिर बिकवाली की चपेट में बाजार आ गया और फिर निचला स्तर हम देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में शायद धीरे धीरे करके ये जो उठापटक है, वोलेटिलिटी जो है वो कम हो सकती है। इस हफ्ते और अगले हफ्ते सिर्फ 4 दिन कामकाज होगा। इस हफ्ते शुक्रवार को छुट्टी है, और अगले हफ्ते बुधवार को 20 तारीख को बाजार बंद है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, राज्य चुनाव। तो इसको लेकर के भी शायद थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति होती है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं अंश, तो मैं मानता हूं कि आपके पास निवेश लायक पूंजी है, आप करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, या फिर आपके पास निवेशित पहले से अच्छे शेयर हैं और निवेश लायक पूंजी है, तो आप अपना निवेश बढ़ा भी सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप अपना निवेश लंबी अवधि के लिए चुनिंदा सक्षम मजबूत कंपनियों में शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान इतना रखें कि पहले दिग्गज शेयरों पर ध्यान दें और फिर क्षेत्र के आधार पर मझौले शेयरों पर।
ये है एक विस्तृत नजरिया गौरांग जी की तरफ से आदा हुआ। पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। विजय बगरिया साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिवस आसाम से बात कर रहा हूँ जी, अब बताएं विजय। जोमेटो 3000 शेयर लिए 2,265 के भाव में। ठीक उसका है, फ्यूचर क्या होगा? मैंने एक्चुअली क्या इसको रखे हैं अभी निकाल दें? ठीक है। कितना लॉन्ग टर्म के रखना चाहते हैं? हाँ, अगर फिर रखेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख लेंगे। ठीक और शॉर्ट टर्म में अगर अच्छा प्रॉफिट हो तो निकल जाएंगे। ठीक है। गौरांग सर, जोमेटो इन्होंने 265 के भाव पे खरीदारी की हुई है। 3000 शेयर इनके पास हैं, फिलहाल नुकसान में है। और हमने जोमेटो पर तमाम ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी देखी। हालांकि आज बहुत अहम दिन भी, क्योंकि ख़ास तौर पे स्विगी की अच्छी लिस्टिंग हुई है। इन सब फैक्टर्स को देखें, जोमेटो पे ज़रा नज़रिया दीजिए, क्या करना चाहिए? 265 रुपए पे खरीदें इनकी। तो प्रशांत जी देखिए, विजय जी को पहले तो एक नम्र विनती होगी कि आप अपना मन बना ले कि क्या आपको लंबी अवधि के लिए बने रहना है या छोटी अवधि के लिए। ये आप कांटे पर बैठ नहीं सकते, आप या इधर बैठे या उधर बैठे। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो पहले तो एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि हमारे तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर काफी लंबे समय से आईपीओ के समय से आईपीओ में निवेश की राय थी, उसके पश्चात एक स्टैंड अलोन फंडामेंटल रिपोर्ट रही है। फिलहाल जो बहुत ही साधारण या न्यूनतम लक्ष्य हमने निर्धारित किया जोमेटो पर, वो करीबन 285 के आसपास है। लेकिन ये भी कहना अनिवार्य होगा, आपने बताया स्विगी की लिस्टिंग, तो अगर आप दोनों की तुलना करते हैं तो मेरे ख्याल से प्राइस टू बुक की तुलना में स्विगी थोड़ा महंगा है, जोमेटो थोड़ा सस्ता है। जोमेटो प्रॉफिटेबल है, स्विगी में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नुकसान है। जहां तक ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात है तो जोमेटो पर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है स्विगी के मुकाबले। और जहां तक पहुंच की बात है तो जोमेटो की पहुंच भी कुछ ज्यादा है स्विगी के मुकाबले। लेकिन ये अब उभरते हुए कारोबार है, और जिस प्रकार से ज्यादा उपभोक्ता जुड़ते जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से, और जिस प्रकार से फूड डिलीवरी का तो योगदान होगा ही, लेकिन किचन प्रोविजनिंग और हाउस होल्ड आइटम का जो प्लेटफॉर्म है जोमेटो का ब्लिंकिट और स्विगी का इंस्टामार्ट, इससे भी योगदान आता है निरंतर। तो परिस्थिति सुधरने के पूरे पूरे आसार नजर आते हैं। लेकिन आपको मन बनाना है कि क्या आप लंबी अवधि के निवेशक हैं या छोटी अवधि के कारोबारी। अगर आप कारोबारी हैं तो मैं ज्यादा आपको मदद नहीं कर सकूंगा, मैं राय नहीं दे सकूंगा। लेकिन अगर आप निवेशक हैं लंबी अवधि के लिए तो आप बने रहें। बिल्कुल, अगर लंबी अवधि के लिए आप देख रहे हैं तो जोमेटो अच्छा शेयर है, इसमें आप बने रहने की सलाह। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। बताइए। जी सर, मैं इंडिया सीमेंट का सर शेयर लिया हूँ 375 के रेट से, 1000 क्वांटिटी 1000। जी, इंडिया सीमेंट बोल रहे हैं ना आप? जी सर, इंडिया सीमेंट। जी, कौन से भाव से लिया आपने? सर 375। ठीक है, ठीक है जी ठीक है। फिलहाल लिस्टिंग के बाद एक खबर आ रही है यहाँ पे। लिस्टिंग के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी स्विगी के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। On coming on Instamart, I think we have talked about the industry growth rate being very, very solid or stellar for the next 3, 4, 5 years. The consumers are continuing to expand their requested selections on the platform. We see a lot of null searches for newer category, and we have continued to expand our overall range of SKUs available on the platform. Even if you look at the last 12 months, we have more than doubled our available number of categories as well as the number of SKUs available on the platform, while reducing our speed of deliveries from close to 17 minutes to 12 minutes on a national average basis. So these are solid inputs that are going into growing the category, and we will therefore continue to invest behind the growth of this category. अनुराग जोशी के नाम स्वदेश से सीसीआई ने एक जांच शुरू की है, जिसके तहत वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स ये आपके फूड डिलीवरी बिजनेस में है, तो उसमें कोई उल्लंघन, कोई वायलेशंस हुए हैं, और उसमें कंपनी का क्या स्टैंड है, और इसके चलते कंपनी के ऑपरेशंस पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंस्टामार्ट को लेकर आपके क्या गोल्स हैं, क्या उम्मीदें आप आगे बना रहे हैं इस बारे में?
तो सीसीआई के ऊपर जो एक कंप्लेन हुई थी बाय रेस्टोरेंट एसोसिएशन, एंड सीसीआई ने एक प्रिलिमिनरी एक फाइंडिंग और ऑब्जर्वेशंस कुछ पब्लिश किए हैं. वी आर नॉट स्टिल इन रिसीट ऑफ द फाइनल डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस. तो वंस वी रिसीव देम वी आर गोइंग टू एग्जामिन कि क्या क्या उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन में कहा है. हमारे अनुसार हमने जो कंट्रीज के लॉस है हम पूरा उनको फॉलो कर रहे हैं. हमारे जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है, जो हम अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, they are in complete compliance with the laws of the country, and at appropriate time we will review them if we have to strengthen or any of that, and we are fully committed to strengthening of those. With respect to the quick commerce business, your question regarding the growth and our growth plans, we have continued to expand our geographical footprint. We have also continued to expand जो हमारा नेटवर्क, स्टोर का नेटवर्क है. हमने काफी शहरों में इस साल नए शहर भी हमने ऐड किए हैं. हमने काफी स्टोर्स भी ऐड किए हैं बड़े शहरों में. अभी हमारा आप देखोगे तो डिलीवरी टाइम लास्ट ईयर जो 17 मिनट था अभी कम होके 12 मिनट हो गया है. तो हमने बड़े शहरों में और नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं. एक हमारा और स्ट्रैटेजी रहा है कि हम बड़े स्टोर भी खोलें. तो जो एवरेज स्टोर होता है वो 3,500-4,000 स्क्वायर फीट का होता है. एक और जो हम अभी एक्सपेरिमेंट अभी जो कर रहे हैं और रोल आउट कर रहे हैं वो 8 से 10,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स हम ऐड कर रहे हैं, जिससे हम कस्टमर्स को और ज्यादा सिलेक्शन दे पाए और जल्दी दे पाए. So my last question to बिल्कुल, तो ये थे स्विगी मैनेजमेंट के जवाब हमारे सहयोगी अनुराग जोशी के सवालों पर. तो चलिए वापस लौटते हैं हमारे शो पर, और गौरंग जी आपके पास वापस आना चाहूँगा. आशुतोष जी का सवाल था ये इंडिया सीमेंट पर. करीब 375 रेट से ये होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, कुछ 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं. अगर हम चार्ट पे तो देखें तो जून से अगस्त महीने तक 100% का एक अपमूव आ चुका था. उसके बाद कुछ 3 महीने से साइडवेज ही रह रहा है स्टॉक. तो फंडामेंटली स्टॉक में आपको क्या नजर आ रहा है? 100% अपमूव देने के बाद क्या यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट या जो बोलते हैं मतलब ओवर वैल्यूड हो गया है, जिस वजह से स्टॉक थोड़ा साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है 3 महीने से? देखिए, बुनियादी तर्क के आधार पर पहले तो अनिवार्य डिस्क्लोजर दे दे कि हमारी राय है खरीदारी की इंडिया सीमेंट पर. अभी दिक्कत यह है कि इस कंपनी पर घोषणा कुछ खबरें आई थी. एक बड़ी कंपनी ने कुछ या ग्रुप ने कुछ हिस्सेदारी खरीदने की बात की थी, और मेरे ख्याल से 275-280 से ये बहुत ही तीव्र गति से चला और 250 के पार चला गया, 400 के पास आया था अगर मेरी याददाश्त सही तो. और फिर बाजार में मुनाफा वसूली और उसके कारण इस शेयर में भी गिरावट है. अब जहां तक क्षेत्र का सवाल है तो हमारा मानना है कि सीमेंट क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करेगा. खपत को लेकर के सभी तरफ से आंकड़े काफी सकारात्मक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो लागत खर्च है वहां पर भी काफी कुछ कंपनियों ने नियंत्रण लागू करके जो शुद्ध मुनाफे हैं मार्जिन्स के, वहां पर सुधार की बात की है. अगर इनका निवेश लंबी अवधि का है तो मैं बने रहने की राय दूंगा, और अगर निवेश लायक पूंजी है और स्टॉक 350 और 350 के बीच में अगर करेक्ट होता है थोड़ा बहुत और यहाँ से, तो ये और भी जोड़ सकते हैं, जिससे इनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा. बिल्कुल, तो यहाँ पे सीमेंट सेक्टर ओवरऑल ही पॉजिटिव नजर आ रहा है, और थोड़ा करेक्शन हुआ तो 350 से लेकर 350 के बीच में और यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं. लगातार भारतीय बाजारों में गिरावट, 160 अंकों की गिरावट के साथ 23,700 के पास निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी करीब 350 अंकों की गिरावट दिखी है. सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं. लेकिन आपके लिए कुछ F&O ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियंस. और इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं. राजेश, शुक्रिया. बाजार में 5वें दिन लगातार गिरावट, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके आपको कहां दिख रहे हैं? देखिए, कल बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन आया था एंड आज फॉलो ऑफ सेलिंग बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल रहा है. रिसेंटली अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस में जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा था, बट कोटक बैंक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था. एंड अभी फिलहाल आप देखोगे तो 1730 का जो कोटक बैंक का सपोर्ट था तो वो ब्रेक हो चुका है. तो कोटक बैंक में फर्दर वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो कोटक बैंक का 1700 का नवंबर पुट बाय कर सकता है. इसका जो लॉट साइज है वो है 400 का, एंड कोटक बैंक का 1700 का पुट ट्रेड करा रहा है अराउंड 22 लेवल्स पे. तो 22 के आसपास बाय करना है. स्टॉप लॉस होगा 7 का और टारगेट होंगे 50 के. जो मैक्सिमम लॉस होगा
एज पर द ट्रेड सेटअप वो होगा 6,000 का, एंड यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है 11,200 की। कोटक महिंद्रा बैंक के 1700 के पुट खरीदने की सलाह। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। इस बीच कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल हम तक भेजे हैं। सत्यजीत पॉल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यजीत बताएं, गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक पर राय जानना चाहेंगे? एक्चुअली मैम मैं नया हूँ, तो मैंने कैस्ट्रॉल का खरीदा था 238 पे, तो मेरा 15 है स्टॉक है, तो अभी क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करे और बाई करे या सेल करते हैं? कैस्ट्रॉल इंडिया, क्या राय होगी? 233 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं, और एडिशनल शेयर्स, कुछ और शेयर खरीदने की सलाह होगी यहाँ पर? देखिए, पहले तो ये एक ऐसी कंपनी थी कुछ समय पहले जो कि बहुत ही जाना माना नाम था कैस्ट्रॉल का, जहां तक ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स का सवाल आता है। इनके पास एक बहुत ही पावर ब्रांड प्रोडक्ट था कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक करके, जो कि डीजल और पेट्रोल इंजन के ऑयल काफी बड़ी मात्रा में मार्केट शेयर था। लेकिन उसके पश्चात कंपटीशन भी बढ़ा है, काफी सारे नई कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पहले तो अगर इनका लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहें। दूसरी बात, इन्होंने बताया इनकी खरीद 230 के ऊपर की है, मौजूदा स्तर 195 के आसपास। मैं इनको एक राय ये दूंगा कि पहले तो इस गिरावट का लाभ उठा करके थोड़ा बहुत एवरेज करें, जिससे आपकी निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा और लंबी अवधि में आपको एक मुनाफे वाली एग्जिट मिलने की संभावना लगती है हमें। लेकिन इसके लिए एवरेजिंग और लंबी अवधि अनिवार्य है। ठीक है। गौरांग सर, मैं थोड़ा और आपका लाभ उठाना चाहता हूं। आपने कहा कि इस गिरावट में थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। अब इस गिरावट में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगता है आपको कि एक मौका हो सकते हैं? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐसे थे जो वैल्यूएशन स्तर पे लगातार ऊपर जा रहे थे, उनका इंतजार था कि एक करेक्टिव फेज में आए। प्रशांत भाई, क्षेत्र के आधार पर पहले तो बात करूंगा, और जो भी क्षेत्र की हम बात करेंगे वहां पर, जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि आपको दिग्गजों पर पहले ध्यान देना चाहिए। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, पावर में पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और पावर इक्विपमेंट, यानी कि ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां। ये दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरा हो गया वित्तीय क्षेत्र, यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज। चौथा हो गया सीमेंट सेक्टर, और पांचवा हो गया आईटी। इन सब क्षेत्र में मेरे ख्याल से अगर आप ज्यादा नहीं तो 5, यानी कि हर एक क्षेत्र में से 5 दिग्गज कंपनी या फिर 2 कंपनियां अगर आप चुन करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो लंबी अवधि में एक बहुत ही सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो आपका बनने की पूरी उम्मीद है। तो ये एक अहम राय इस बाज़ार में, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह का बाज़ार जो है वो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स के लिए जिनका अनुभव कम होगा, उसमें उन्हें क्या रणनीति रखनी चाहिए वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अशोक कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे एक और दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अक्षय भागवत साहब भी जुड़े हैं। अक्षय जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा दिन तो नहीं है मार्केट के हिसाब से, लेकिन जाहिर सी बात है कि सवाल भी ढेर सारे इस बीच आएंगे। अशोक जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं राजस्थान बीकानेर से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, और बताइए, बीकानेर मतलब भुजिया और रसगुल्ले सब याद आने लगता है राज। चलिए अशोक जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी सर, मेरा IRB इंफ्रा से रिगार्डिंग है सर। जी, किस भाव पे लिया आप? सर मेरे पास 64 की परचेजिंग है सर। ठीक है, चलिए, तो वो अभी ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका है। अक्षय बताएं, लॉन्ग टर्म के अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म ही नज़रिया रखेंगे इस बाज़ार में। 64 रुपए के आसपास की बाइंग है इनकी IRB इंफ्रा में। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो बहुत सारे स्टॉक्स का सेम स्टोरी है, काफ़ी पिटाई हुई है स्टॉक्स में, और
कहाँ पे बाउंस होगा, सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कोई वी शेप रिकवरी तो नहीं बनता हुआ दिख रहा है किसी में। पहले तो संभलने का कोशिश करेगा और यहाँ पे IRB इंफ्रा का हमें सपोर्ट अगर लॉन्ग टर्म के स्तर से ढूंढना है तो फिलहाल सपोर्ट एरिया थोड़ा दूर है, करीबन 40-40 ये एरिया में सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है IRB इंफ्रा का। तो व्यू रहेगा कि फिलहाल आपको वेट ही करना पड़ेगा। एवरेज अगर आप करने के लिए ओपन है तो 40 वो पॉइंट रहेगा टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर पे, जहां पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कम से कम 1 साल का कमिटमेंट मिनिमम ये स्टॉक में देके चलना पड़ेगा। अगर 40 ना आए और पहले ही 53-55 के ऊपर सस्टेन हो तो रिव्यू करना पड़ेगा कि थोड़ा महंगे में हम खरीदे कि नहीं। पर कुल मिला के थोड़ा डिप्स का एक्सपेक्टेशन है, 40 पे एवरेज करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो एक अहम रणनीति आपको IRB इंफ्रा पे इस बाजार में मिलती हुई।